नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इस वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको MHD 5 पाठ्यक्रम से संबंधित एक वीडियो पेश करने जा रहे हैं। MHD 5 यानी साहित्य सिद्धांत और समालोचना। इस कार्यक्रम में, इस पाठ्यक्रम में पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र और आधुनिक साहित्य संबंधी अवधारणाओं को शामिल किया गया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत अरस्तु, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस आदि जो पुराने महान विचारक रहे हैं, यूनान के, रोम के, उनके विचारों को भी इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और आधुनिक युग के जो विचारक हैं, चाहे वो स्वच्छंदतावादी हों, चाहे नवशास्त्रीयतावादी हों और चाहे अभिव्यंजनावादी हों, उन सबको भी इसमें शामिल किया गया है। आज हम MHD 5 यानी कि साहित्य सिद्धांत और समालोचना नामक इस पाठ्यक्रम में क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की चर्चा करेंगे। क्रोचे इटली के रहने वाले थे। 1866 में उनका जन्म हुआ था और 1952 में उनकी मृत्यु हुई थी। वो इटली के नेपल्स शहर के रहने वाले थे और बहुत ही प्रख्यात दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री थे। वो एक जाने माने व्यक्तित्व थे वहाँ के। 1910 में वे इटली की सीनेट के सदस्य नियुक्त हुए थे। इटली की इस सीनेट के सदस्य जो भी बनता है वो फिर पूरे जीवन के लिए सीनेट का सदस्य रहता है और इस तरह से वो एक तरह से सीनेट के आजीवन सदस्य थे। थोड़े समय के लिए 1920-21 में वो इटली के शिक्षा मंत्री भी बनाए गए थे। राजनीतिक विचारों में वो उदारपंथी थे। आप जानते हैं, इटली में 1922 में मुसोलिनी शासक बना और मुसोलिनी जो था वो विचारों से फासीवादी था, फासिस्ट था। और इस मुसोलिनी के समय में मुसोलिनी का शासन जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से थोड़ा पहले समाप्त हो गया, जब उनको हरा दिया गया था। और मुसोलिनी के इस पूरे शासनकाल में थोड़े से आरंभिक समय को छोड़कर जब क्रोचे ने मुसोलिनी का समर्थन किया था, बाकी पूरे समय वे मुसोलिनी का और फासीवाद का विरोध करते रहे। उन्होंने उसकी मुखालफत की, उनका विरोध किया, लेकिन चूंकि वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे इसलिए कभी उन्हें ग्रामसी की तरह जेल में तो नहीं डाला गया, लेकिन वे उसके विरोध में रहे। वे विचारों में आत्मवादी दार्शनिक थे। मार्क्सवाद जो उनके समय से बहुत पहले सामने आ चुका था, एक बहुत ही वैज्ञानिक भौतिकवादी विचारधारा, उसके बाद भी क्रूचे जो थे वो आत्मवादी दार्शनिक थे और भौतिकवाद के विरोधी थे। और भौतिकवाद के विरुद्ध अपने ढंग से उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में पुनः आत्मा की प्रतिष्ठा करने की कोशिश की। इसी तरह से वो सौंदर्य शास्त्र, कला के शास्त्र में भी आत्मा की विशिष्ट क्रिया के रूप में सौंदर्य शास्त्र को देखते थे। तो इस तरह से क्रोचे जो है वो एक तरह के आत्मवादी दार्शनिक थे। सौंदर्य शास्त्र के रूप में भी वो इसी तरह की विचारधारा में विश्वास करते थे। क्रोचे का जो दार्शनिक मत है वो दार्शनिक मत यह है कि केवल चेतना ही सत्य है। आपने अगर मार्क्सवाद को पढ़ा हो या कोई भी भौतिकवादी सिद्धांत को पढ़ें तो भौतिकवादी सिद्धांत जो है पदार्थ को प्रमुख मानता है और मार्क्सवाद के अनुसार चेतना पदार्थ का गुण है, जो पदार्थ के रहते हुए
ही चेतना उसमें रहती है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का जो जीवन है या शरीर है, उसमें चेतना जो है कोई अलग से आई हुई चीज़ नहीं है, बल्कि वह उसका गुण है। मनुष्य जब तक जीवित है तब तक चेतना है, और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब चेतना भी समाप्त हो जाती है। कोई आत्मा का अपना अलग अस्तित्व नहीं है। लेकिन बेनेडिक्टो क्रोचे जो है वो इसका उलट विचार रखते थे। उनके अनुसार चेतना ही परम सत्य है, कॉन्शसनेस जो है वो ही परम सत्य है, और ये जो भौतिक संसार दिखाई देता है वो हम चेतना के माध्यम से ही उसको अनुभव करते हैं। अन्यथा उसके अस्तित्व में होने और न होने का कोई मतलब नहीं है। चेतना द्वारा ही हम इसका अस्तित्व महसूस करते हैं। इसलिए उनके अनुसार बाहर की घटनाएं जो है, बाह्य जगत की घटनाएं हैं, वो महत्वहीन है। मानव जीवन की तमाम क्रियाएं जो है चेतना के स्तर पर ही होती है, और इसलिए वो चेतना ही सत्य है। सत्य या तथ्य का अस्तित्व वो चेतना और मन के स्तर पर ही मानते हैं। उनका कहना है कि सत्य वह है जो हम चेतना के स्तर पर अनुभव करते हैं, तथ्य भी वही है जिसे हम चेतना के स्तर पर अनुभव करते हैं। अन्यथा बाह्य जगत में जो भी है उसका चेतना के अलावा किसी और तरीके से हम अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए उसका होना और ना होना कोई खास मायने नहीं रखता। इसलिए ये उनका ये कहना है कि यह जो कल्पना भी मानस किसी भौतिक वस्तु की या किसी भी चीज़ की हम जो इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, वो भी चेतना के स्तर पर ही करते हैं। चेतना की उन्होंने 4 मुख्य क्रियाएं मानी हैं। 2 क्रियाएं वो सैद्धांतिक मानते हैं और 2 क्रियाएं व्यवहारिक मानते हैं। जो सैद्धांतिक क्रिया है उसमें पहली है सहजानुभूति अभिव्यंजना, और दूसरी है अवधारणाकरण। अवधारणाकरण का मतलब है कंसेप्चुअलाइजेशन, और सहजानुभूति अभिव्यंजना का मतलब है कि वो ऐसी अनुभूति, इंट्यूशनल जो एक्सप्रेशन होता है, उस इंट्यूशनल एक्सप्रेशन को वो सहजानुभूति अभिव्यंजना कहते हैं। और व्यवहारिक क्रियाएं हैं वो 2 मानते हैं। एक तो सामान्य स्वेच्छाचालित क्रियाएं और दूसरी नैतिक क्रियाएं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं वो इन चारों को वो चेतना की क्रियाएं मानते हैं, 2 सैद्धांतिक और 2 व्यवहारिक। क्रोचे का जो ये सहजानुभूति अभिव्यंजना का मत है, इसका क्या मतलब है? उनका कहना है कि मानव का जो सहज अनुभव है वह चेतना के माध्यम से ही सामने आता है, वो और किसी तरीके से सामने नहीं आता है। इंट्यूशन जो होता है मनुष्य को, जो उसको अनुभूति होती है, और बहुत मतलब उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसमें तर्क और बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है। मनुष्य केवल चेतना के स्तर पर जो भी अनुभूति करता है, जो भी अनुभव करता है, वो अनुभव जो है वो सहज अनुभव होता है, सहजानुभूति होती है। और ये सहजानुभूति जो है उसके लिए किसी तर्क और बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। यह सहजानुभूति ही कला का मूल तत्व है। कला में इसी सहजानुभूति को ही अभिव्यक्ति मिलती है, और इस रूप में उनका मानना है कि ये जो पूरी मानसिक प्रक्रिया है, ये सहजानुभूति की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया जो है वो मानसिक प्रक्रिया है, और जब मानस के स्तर पर, चेतना के स्तर पर वो जब पूर्ण हो जाती है तो एक तरह से कला पूर्ण हो जाती है। कला को पूर्ण होने के लिए किसी भौतिक साधनों की ज़रूरत नहीं होती, या बाह्य जगत में उसकी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। सहजानुभूति जो है सभी चेतन प्राणियों में होती है, यानी कि केवल मनुष्य में नहीं बल्कि सभी में होती है, और सभी अपनी चेतना के स्तर पर इस सहजानुभूति को महसूस करते हैं। इसकी सघनता अलग अलग प्राणियों में भिन्न हो सकती है। मनुष्य में भी अलग अलग तरह की हो सकती है, किसी में बहुत ज़्यादा सहजानुभूति सघन हो
और किसी में थोड़ी कम सघन हो, लेकिन सहजानुभूति जो है वो सभी में होती है और उसी को अभिव्यंजना चेतना के स्तर पर मिलती है। यह अपना आप होने वाली क्रिया है, इसे आप सोच कर नहीं कर सकते, आप पहले से तय करके उसके लिए कोई योजना नहीं बना सकते, बल्कि ये अपना आप होने वाली क्रिया है। और इसे जो है चेतना, इस सहजानुभूति को तर्क के द्वारा हम विश्लेषित भी नहीं कर सकते। ये जो है हमारी अनुभूति ऐसी अनुभूति है जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं। वो खुद कहते हैं चेतना तर्क के सहारे सहजानुभूतियों का विश्लेषण जब करते हैं हम, तो उससे केवल उनके आपसी संबंधों को समझते हैं, लेकिन बाह्य जगत का ज्ञान, और उसके माध्यम से हम बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो मुख्य चीज़ यह है कि सहजानुभूति जो है एक मानसिक क्रिया है। उस मानसिक क्रिया के द्वारा हम अनुभूति करते हैं, वो बहुत सहज होती है, उसमें तर्क और बुद्धि का समावेश नहीं होता। जब हम उसमें तर्क का समावेश करते हैं, सहजानुभूति का विश्लेषण करते हैं और उसके आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं, तब उसके द्वारा हम बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज़ जो है अवधारणा की, यह अवधारणा जो है वो वास्तव में सहजानुभूति अभिव्यंजना के बाद की क्रिया है। पहली क्रिया तो यह है कि हम सहजानुभूति को अनुभव करते हैं चेतना के स्तर पर, लेकिन दूसरे स्तर पर यह जब सहजानुभूति की चेतना को हम अनुभव कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये क्रिया जो है एक तरह से कहना चाहिए कि अपने आप होने वाली क्रिया नहीं है, वरन सोची समझी हुई क्रिया है। मतलब अवधारणात्मक, जब सहजानुभूति को अवधारणा के स्तर पर हम लाते हैं, यानी कि उसके बाद की जो क्रिया है, तो ये इसमें हमारी सचेत भागीदारी होती है। हम सोच समझ कर करते हैं, हम चेतना को तर्क के सहारे सहजानुभूति का विश्लेषण करते हैं और उसके आपसी संबंधों को समझते हैं और बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो एक बार मैं फिर दोहरा दूं थोड़ा सा, जिससे कि आप ठीक से समझ सकें कि चेतना की दो सैद्धांतिक क्रियाएं हैं। एक सैद्धांतिक क्रिया सहजानुभूति की है कि सहजानुभूति, जिसे इंट्यूशन कहा जाता है, ये सहज रूप से हमारे अंदर इस अनुभूति का बोध होता है और इसके लिए किसी तर्क की, किसी बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। और ये सहजानुभूति जो है वो अपने पूर्ण होती है। लेकिन जब इसे अवधारणा के, इसके बाद की क्रिया है, अवधारणा के स्तर पर लेते हैं, तब इस सहजानुभूति को हम सोच समझ कर ग्रहण करते हैं। यहाँ पर बुद्धि की और तर्क की आवश्यकता होती है। तब हम उनके आपसी संबंधों को भी समझने की कोशिश करते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में क्रोचे जो है उसके व्यवहारिक क्रियाओं की बात करते हैं। व्यवहारिक क्रियाओं में वो दो तरह की क्रियाओं की चर्चा करते हैं। ये व्यवहारिक क्रियाएं सैद्धांतिक क्रिया के बाद में घटित होती है, यानी कि पहली सहजानुभूति अभिव्यंजना, दूसरी जो है अवधारणात्मक क्रिया, और तीसरी जो है वो सामान्य स्वेच्छाचालित क्रियाएं। ये सामान्य स्वेच्छाचालित क्रिया क्या है, उसको वो कहते हैं कि ये सबसे पहले तो यह है कि ये सैद्धांतिक क्रिया के बाद में होती है। दूसरी ये, इससे हम चेतना के स्तर पर जो भी महसूस करते हैं, जो भी अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसके जीवन के व्यवहारिक तथा उपयोगितावादी पक्ष के साथ उसे जोड़ा जाता है। ये जो चेतना के स्तर पर जो इंट्यूशन होता है, हमें सहजानुभूति होती है, उसको हम जीवन के व्यवहारिक पक्ष के साथ जोड़ते हैं। जीवन के व्यवहारिक पक्ष मतलब आर्थिक पक्ष है, व्यवसाय है, हमारी जीविकोपार्जन के जो तरीके हैं, इन सब के साथ में ये सहजानुभूति जुड़ती है। इस तीसरे स्तर पर ये स्वेच्छाचालित क्रिया इसलिए है कि इसके लिए हम ये एक तरह से स्वेच्छा से की जाती है, हमारे अपने प्रयास से इसे किया जाता है। और अंतिम है नैतिक क्रिया। नैतिक क्रिया जो है ये चेतना की अंतिम क्रिया है
और ये भी व्यवहारिक क्रिया है, लेकिन इसके माध्यम से जीवन व्यवहार से ऊपर उठकर हम ये देखते हैं कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो विवेक की दृष्टि से, आदर्श की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से किस तरह का है, और उसके अनुसार हम अपने फैसले लेते हैं, हम अपने कामों को अंजाम देते हैं। इन क्रियाओं का लक्ष्य जो है चेतना के सच्चे स्वरूप का उद्घाटन करना होता है, और वो केवल चेतना के आध्यात्मिक स्तर से उसे जोड़ती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये चेतना के जो 4 स्तर हैं, 2 सैद्धांतिक और 2 व्यवहारिक, इसके द्वारा वो चेतना को और भौतिक जीवन को, सिद्धांत को और व्यवहार को आपस में उसकी व्याख्या करते हैं और उसके लिए अपना मत प्रस्तुत करते हैं। मुख्य चीज़ 2 ही है, पहली है चेतना और दूसरी है सहजानुभूति। चेतना और सहजानुभूति, सहजानुभूति जो है वो चेतना का एक तरह से गुण है, वह इंट्यूशन है, वो अपना आप होने वाली क्रिया है। लेकिन उसके बाद में जब हम सांसारिक जगत में प्रवेश करते हैं तो सांसारिक जगत में हम एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें उस सहजानुभूति को जोड़ना होता है उससे, जिसमें हमारा सामाजिक जीवन है, हमारा अपना व्यवहार है, हमारे नैतिकता है, हमारे आदर्श हैं, ये सब से हम इसे जोड़ते हैं। तो इस प्रकार हम वो चेतना का जो दार्शनिक मत है उसे वो प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद आता है कला। कला इस सहजानुभूति की अपनी जो अवधारणा है, अभिव्यंजना, सहजानुभूति की अभिव्यंजना है, उसको वे कला पर कैसे लागू करते हैं। चेतना के जिस सिद्धांत की सहजानुभूति अभिव्यंजना की जो पहली क्रिया उन्होंने चेतना की बताई थी, उनका कला संबंधी जो अभिव्यंजनावाद है या कला संबंधी जो अभिव्यंजना सिद्धांत है, उसका संबंध उसी से है। इसलिए आप देखेंगे कि जो वो दार्शनिक स्तर पर जिस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, वो जिसमें विश्वास करते हैं, उसी के आधार पर उन्होंने अपना अभिव्यंजनावाद, एक्सप्रेशनिज्म को प्रस्तुत किया है, यानी अभिव्यंजना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो इस सिद्धांत के लिए को समझने के लिए 3 शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो संवेदना या संवेदन, दूसरा सहजानुभूति और तीसरा अभिव्यंजना। इनका कहना है कि इन्हीं 3 शब्दों, ये तीनों शब्द भी उसी तरह से क्रियाओं की तरह एक तरह से क्रमबद्ध रूप में हमारे सामने आते हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले जो बाह्य जगत है उसका असर हमारे इंद्रियों पर पड़ता है, और बाह्य जगत का जो अनुभव होता है वो संवेदनों के रूप में होता है, यानी कि हमारे इमोशंस के रूप में बाह्य जगत का हम अनुभव करते हैं। लेकिन यह अनुभव जो है वो चेतना के स्तर पर निष्क्रिय रहता है, यानी कि चेतना के स्तर पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, केवल इंद्रियां उसको अनुभव करती है, उसको जिसे वो संवेदन कहते हैं या संवेदना कहते हैं, इमोशंस कहते हैं। लेकिन चेतना के स्तर पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। चेतना के स्तर पर संवेदना का बोध नहीं होता। संवेदना का बोध कब होता है? जब कल्पना शक्ति के माध्यम से चेतना सक्रिय होती है, यानी कि इमेजिनेशन पावर के माध्यम से चेतना जो सक्रिय होती है, और जब चेतना सक्रिय होती है तब वह इन संवेदनों को, इन इमोशंस को पहचानने लगती है। जब इन संवेदनों की पहचान करती है, इन संवेदनों की पहचान या संवेदनाओं की पहचान करती है, तो उनका ये पहचान करना, इस पहचान का बोध ही जो है वो सहजानुभूति है। तो इस बात को पुनः एक बार मैं दोहरा दूँ, वो क्या है? सबसे पहले हम बाह्य जगत को महसूस करता है व्यक्ति अपनी इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से ये जो महसूस करता है, उस महसूस करने का चेतना के स्तर पर कोई असर नहीं होता। यानी कि
हमारी जो कॉन्शसनेस है उसकी कोई भागीदारी उसमें नहीं होती है, वो निष्क्रिय बनी रहती है। वह सक्रिय कब होती है? जब हम कल्पना शक्ति के कारण चेतना जो है सक्रिय होती है। इमेजिनेशन पावर जो मनुष्य के अंदर होती है उसके कारण चेतना सक्रिय होती है, और जब चेतना सक्रिय होती है तभी ये संवेदन जो है इसका बोध चेतना करती है, और ये जो संवेदना का बोध चेतना करती है यही वास्तव में सहजानुभूति है। तो जिसे इंट्यूशन कहा जा रहा है वो क्या है? वो इंद्रियों द्वारा जो संवेदनाएं हैं उनका जो भी अनुभव है उसमें जब चेतना सक्रिय होती है, और चेतना जब सक्रिय होती है और उसकी अनुभूति जब वो करती है तो ये संवेदना ही सहजानुभूति में बदल जाती है, यानी कि वो हमारे इंट्यूशन में बदल जाती है। तो इसे ही वो सहजानुभूति कहते हैं। लेकिन सहजानुभूति की ये जो प्रतीति है इसमें बुद्धि और तर्क का या विश्लेषण का कोई स्थान नहीं होता। खुद उनके शब्दों में हम इसे कहें तो इस तरह से कि सहजानुभूति केवल अनुभूति या प्रतीति है, ये केवल हम महसूस पर करते हैं। इसमें बुद्धि तथा तर्क की शक्तियों और विश्लेषण का या वर्गीकरण की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं होता। तो सहजानुभूति के स्तर तक वास्तव में हमारी जो बौद्धिकता है या हमारी जो विश्लेषण क्षमता है उसका कोई रोल नहीं होता, उसकी कोई भूमिका नहीं होती। और इसी स्तर पर मनुष्य जो है अपनी सहजानुभूति को रूप रंग रेखामय बाह्य जगत को व्यक्ति की चेतना के माध्यम से ही अपनी प्रतीति कराता है। अतः चेतना ही अंतिम सत्य है, जैसा कि वो पहले भी कह चुके हैं। बाह्य जगत के तथ्य इसके आगे गौण है, यानी कि चेतना के स्तर पर जो इंट्यूशन, जो सहजानुभूति उसे महसूस होती है वही सत्य है। और उसकी प्रक्रिया उन्होंने बताई कि सबसे पहले इंद्रियां जो है हमारी संवेदना उसका इमोशंस को महसूस करती है, फिर वो चेतना की सक्रियता के कारण वो उसकी पहचान करती है और वो ही सहजानुभूति में बदलती है। तो ये उन्होंने सहजानुभूति को बताया। अब ये सहजानुभूति की अभिव्यंजना कैसे होती है? तो उनका कहना है कि ये सहजानुभूति जो है ये सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। ये सहजानुभूति यानी कि जब हम इंट्यूशन महसूस करते हैं तो वही वास्तव में उसकी अभिव्यक्ति हो गई मानस के स्तर पर ही सहजानुभूति हुई और मानस के स्तर पर ही अभिव्यक्त हो गई वो। और ये दोनों मानसिक क्रियाएं हैं, मानसिक स्तर की क्रियाएं हैं, और इस रूप में बाह्य जगत में उनका मूर्त होना आवश्यक नहीं है। यानी कि हम सहजानुभूति के तौर पर जो महसूस करते हैं उसके अभिव्यक्ति भी वहीं हो जाती है, वो भी एक तरह से मानसिक क्रिया है। और इस मानसिक क्रिया की कोई बाह्य अभिव्यक्ति हो इस जरूरी नहीं है। और इस तरह से क्रोची ये मानते हैं कि कला की अभिव्यंजना का ये स्तर जो है यानी मानसिक स्तर ये अपने में पूर्ण है। कला यहाँ पूर्ण हो जाती है, यानी कि कला की बाह्य अभिव्यक्ति कोई आवश्यक नहीं है। अगर आपके अंदर कविता लिखने की भावना है, कविता आप लिखना चाहते हैं, कविता को आपने इंट्यूशन के स्तर पर महसूस किया और उसके बाद में उसी चेतना के स्तर पर ही आपने उनको शब्द दिए, उनको जो है छंद प्रदान किए, और एक तरह से कविता मानसिक स्तर पर पूरी हो गई और वो अपने में पूर्ण है। इसी तरह से आप चित्र बना सकते हैं, इसी तरह से आप संगीत को डाल सकते हैं। बाह्य जगत से कला वस्तु का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है कि बाह्य जगत में कला वस्तु के रूप में उसकी अभिव्यक्ति को वे अतिरिक्त मानते हैं और अनावश्यक क्रिया मानते हैं। यानी कि आपने कला को मानसिक स्तर पर निर्मित कर लिया और वो पर्याप्त है, उसे बाह्य जगत में डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनका ये मानना है कि कला को जब इंट्यूशन यानी सहजानुभूति के स्तर से
पर जब अभिव्यक्त करते हैं तो कोई बाह्य दबाव नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम बाहरी दुनिया के लिए उसको अभिव्यक्त करते हैं तब कलाकार की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त होने लगती है, और कलाकार जो सामाजिक, नैतिक और उपयोगितावादी जो दबाव होते हैं उस दबाव से उस दबाव के कारण वो कला को उस रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाता जिस रूप में कि उसने सहजानुभूति के स्तर पर निर्मित किया था, उसे रचा था। तो ये मुक्त सृजन नहीं कह सकते हम इसे, एक तरह से उसका कलाकार का स्वतंत्र सृजन नहीं कह सकते। इसके बाद में अंतिम रूप में वो ये कहते हैं कि कला सर्जन को 4 चरणों में पूर्ण होती है कला सर्जन। कैसे? सबसे पहले जो अमूर्त संवेदनाओं के स्तर पर कला अपने को व्यक्त करती है। अमूर्त संवेदना यानी कि जब बाह्य जो इंद्रियां हैं हमारी वो संवेदनाओं को अनुभव करती है, और इस चरण में बाह्य जगत के उद्दीपन जो है, यानी बाह्य जगत में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे प्रभावित होकर हमारी संवेदना को वो छूती हैं, और लेकिन उसका हमारी चेतना बोध नहीं कर सकती, हमारी चेतना उसे इस स्तर पर बोध नहीं करती। दूसरा स्तर जब आता है जब कल्पना के माध्यम से उसकी चेतना सक्रिय होती है, जो बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कल्पना के स्तर पर जब चेतना सक्रिय होती है और संवेदनाओं का बोध होने लगता है, तब इस बोध के साथ संवेदनाओं के संश्लेषण और अन्वय की क्रिया भी जुड़ जाती है। संश्लेषण और एक तरह की मतलब एक प्रोसेस चलता है, एक सिंथेसिस चलता है, और उसके द्वारा वह सहजानुभूति पैदा होती है, और ये सहजानुभूति जो है ये ही अभिव्यंजना है। तो सहजानुभूति अभिव्यंजना का ये दूसरा चरण है। इसके बाद तीसरा चरण आता है। इस तीसरे चरण में व्यक्ति के मानस में उन संवेदनाओं को जो पहले चरण में उसने अनुभव किया था उनके बिंब बनते हैं, और मन ही मन कलाकार जो है उन बिंबों को शब्द योजना के द्वारा, यानी शब्दों के माध्यम से चित्र बना रहा है तो रेखाओं के माध्यम से, और अगर संगीत तैयार कर रहा है तो संगीत की स्वर संगतियों के माध्यम से वह उसकी रचना करता है, और ये जो कलाकृति वो रच लेता है वही कला है, वही कला है। इस स्थिति को क्रोचे जो है प्रगीतात्मक सहजानुभूति कहते हैं, यानी कि वह सहजानुभूति जो अभी तक कला नहीं बनी थी अब अभिव्यक्त होकर वो प्रगीतात्मक सहजानुभूति में अपने को ढाल लेती है। उनका कहना है कि ये कला का जो ये तीसरा स्तर है ये कला का पूर्ण स्तर है, यानी कला यहाँ पूर्ण हो जाती है। इसके बाद चौथा स्तर जो है उसे वो वैकल्पिक मानते हैं, यानी कि कोई रचनाकार चाहे तो इसे शब्दों में डाल सकता है, बाह्य जगत के लिए वो कला का सर्जन कर सकता है, शब्दों में डाल सकता है, चित्र बना सकता है, संगीत बना सकता है, मूर्ति बना सकता है, लेकिन ये वैकल्पिक स्तर है, और इस वैकल्पिक स्तर के द्वारा कला को डालते हैं। लेकिन उनका कहना है कि कला अपने तीसरे चरण में पूर्ण हो चुकी है। जब सहजानुभूति की अभिव्यंजना होती है तब कला पूर्ण हो जाती है। उसे शब्दों में डालना, उसे रंगों और रेखाओं में डालना, उसे स्वर लहरियों में या संगीत के रागों में डालना वो कोई अनिवार्य नहीं है, वो वैकल्पिक है। ये लेखक पर, कवि पर, रचनाकार पर, कलाकार पर निर्भर है कि वो ऐसा करता है या नहीं करता है। तो यह है क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। आप इससे समझ गए होंगे कि दरअसल यह एक तरह का बहुत ही ज़्यादा आत्मवादी और कलावादी है। अगर कला केवल मानस के स्तर पर ही पूर्ण हो जाती है तो फिर उसकी अभिव्यक्ति की अगर ज़रूरत नहीं है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन कलाकार है और कौन नहीं है? तब तो सभी कलाकार हो गए। दूसरी बात है कि जो कला मानस के स्तर पर ही रह जाती है वह कला दूसरों तक पहुंचेगी कैसे, और अगर दूसरे तक नहीं पहुंची तो उस कला की आवश्यकता ही क्या है? तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो कला के अभिव्यंजनावाद
को समझने में ये जो क्रोचे का विवंजनावाद है वो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। केवल वह चेतना की जो क्रियाशीलता है उस क्रियाशीलता को जरूर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।